नमस्कार साथियों, वेदांत क्लासेस अजमेर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये आयोग का गठन कैसे हुआ, पहली बात तो ये जानेंगे क्या ये आयोग संवैधानिक आयोग है। संवैधानिक अगर आयोग है तो संविधान में इसका उल्लेख कहाँ मिलता है, और अगर संवैधानिक नहीं है तो कौन सा आयोग है। तो विद्यार्थियों मैं बता देता हूं, ये जो आयोग है ये एक गैर संवैधानिक आयोग है। इसका जो गठन का प्रावधान किया गया था वो मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 में जो अधिनियम बना था। पहले क्या हुआ विद्यार्थियों, एक अधिनियम बनाया गया 1993 में संसद के द्वारा, और उसमें यह कहा गया कि सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और राज्य लेवल पर भी राज्य मानवाधिकार आयोग होंगे। इस बात का प्रावधान किया गया था। और उसी प्रकार जैसे सभी राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, उसी तर्ज पर राजस्थान में भी क्या बनाया गया, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। तो एक तो इसकी पूरी पृष्ठभूमि जानेंगे, कब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग बना। अब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग बना तो इसका जो अध्यक्ष है वो किसको बनाया गया, इसमें कितने अध्यक्ष होते हैं, कितने सदस्य होते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, उनका कार्यकाल कितना होता है, उनको वेतन भत्ते किसके समान मिलते हैं, कौन सी निधि से दिए जाते हैं, क्या सेंटर वाली जो संचित निधि होती है उससे मिलते हैं या राज्य की संचित निधि से मिलते हैं, उनको पेंशन जो दी जाती सेवानिवृत्ति के बाद में वो कहां से मिलती उसके बारे में जानेंगे। और जितने भी राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बने हैं उनकी पूरी लिस्ट देखेंगे। इसके अलावा राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्य क्या होते हैं, मानव अधिकार और मौलिक अधिकारों में क्या अंतर है, इन सबको जानेंगे विद्यार्थियों। तो ये क्लास इन सभी बिंदुओं पर होने वाली है। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों जानिए मानव अधिकार क्या होते हैं। मानव अधिकार आप भी कमेंट करके बता सकते हैं, अगर आपको भी नॉलेज है मानव अधिकार के बारे में तो बिल्कुल सहर्ष आप बता दें विद्यार्थी। देखिए, ये राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मानव अधिकार और मौलिक अधिकार में क्या फर्क है। ये भी का एक बिंदु रहेगा विद्यार्थियों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के बारे में हम चर्चा करेंगे। इसको आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, ऐसे भी इसको लिखा हुआ मिल सकता है आपको। तो इसके जो अगर पृष्ठभूमि की बात देखें तो पहले एक अधिनियम बना था विद्यार्थियों, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, और इस अधिनियम की जो धारा थी 21, इसके अनुसार सरकार राज्य में मानवाधिकार आयोग की स्थापना कर सकती है। तो मतलब राज्य सरकार राज्य में मानवाधिकार आयोग का गठन कर सकती है। इस बात का जो हमें उल्लेख मिलता है वो कौन से अधिनियम में मिलता है, कौन से कानून में मिलता है विद्यार्थियों। तो संसद के द्वारा जो निर्मित कानून है 1993 का मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, इसमें इस बात का उल्लेख मिलता है। और इसकी धारा भी पूछ ले तो 21 में, धारा 21 में। अब आपसे पूछा जाए कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग क्या एक संवैधानिक निकाय है, क्या एक संवैधानिक संस्था है। तो विद्यार्थी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये गैर संवैधानिक संस्था है। देखो, गैर संवैधानिक हम इसको इसलिए बोल रहे हैं, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसका संविधान में उल्लेख नहीं मिलता। तो किसी भी भाग में, किसी भी अनुच्छेद में मानवाधिकारों का उल्लेख नहीं मिलता। विद्यार्थियों, जो इस आयोग की बात कर रहे हैं, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की हम बात कर रहे हैं, इसका उल्लेख कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं मिलता है, इसलिए गैर संवैधानिक निकाय है पहली बात। तो फिर कैसा निकाय है, सांविधिक निकाय है या वैधानिक निकाय है। मतलब इस बॉडी का जो गठन किया गया वो एक विधि के द्वारा किया गया, हाँ विधिक, जब तो इसका नाम क्या दिया, सांविधिक या वैधानिक निकाय इसका नाम दिया है। तो जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है वो सांविधिक या वैधानिक निकाय है, ये नोट करके रखना। आगे देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 ने न केवल केंद्र में अपितु राज्य में भी मानव अधिकार आयोग की स्थापना का प्रावधान किया गया। मतलब इसी के तहत विद्यार्थियों जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है इसका गठन हुआ, और साथ ही में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी जो गठन किया गया वो इस अधिनियम के तहत ही किया गया। और इसी के तहत राजस्थान में कर दिया, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। तो राजस्थान वाले की बात करें या अन्य स्टेट की बात करें, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की बात करें, इन सब का जो गठन किया गया वो इस अधिनियम के तहत किया गया। ये उन्हीं मामलों की उल्लंघन की जांच कर सकता है जिनका उल्लेख राज्य सूची या समवर्ती सूची के विषय के अंतर्गत आते हैं। तो विद्यार्थियों देखिए,
जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है ये केवल राज्य सूची के जो विषय हैं उनकी जांच करेगा या फिर जो समवर्ती सूची के जो विषय है उनकी जांच करेगा। आपको पता है 3 प्रकार की सूचियों का अनुसूची में नाम मिलता है। अनुसूची जो 7 है, अनुच्छेद नहीं है, अनुसूची 7 में विषयों का बंटवारे की बात कर रखी है। तो अनुसूची 7 के अनुसार जैसे संघ सूची के विषय, तो संघ सूची से संबंधित कोई मामला है तो उसकी जो सुनवाई है वो कहां पर की जाएगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। कहां की जाएगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में की जाएगी। और राज्य सूची और समवर्ती सूची की कहां की जाएगी? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में। और समवर्ती सूची के जो विषय विद्यार्थी उनका नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में। यानी कि समवर्ती के जो मामले हैं उसमें दोनों में हो जाएगी। सेंट्रल लेवल वाले में भी इसकी मतलब सुनवाई होती है और राज्य लेवल में भी होती है। लेकिन राज्य सूची के जो विषय हैं उनसे संबंधित जो सुनवाई होगी विद्यार्थियों वो कहां होगी? स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन में होगी। और जो सेंट्रल वाले हैं, संघ वाले या केंद्र वाले हैं, उनकी सुनवाई कहां पर होगी? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में होगी। ये थोड़ा सा बिंदु याद रखना विद्यार्थियों आप। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की बात करें, जिस प्रकार जैसे इसमें कहा गया कि सेंट्रल लेवल पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग होगा और राज्य लेवल पर राज्यों का मानवाधिकार आयोग होगा। तो फिर राजस्थान वालों ने भी क्या किया? इस अधिनियम के तहत हमने भी किसका गठन कर लिया? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कर लिया। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, भारत में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए 28 सितंबर 1993 से मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 लागू है। तो ये जो अधिनियम था ये कब से लागू हुआ? 28 सितंबर 1993 से। और इसी के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का गठन किया गया। और इसका गठन कब हुआ? 10 अक्टूबर 1993 को। देखो विद्यार्थी, यहाँ 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं। जो हमारा कानून है, जो हमारी विधि है जिसके तहत ये मानवाधिकार आयोगों का गठन किया गया है, ये कब अस्तित्व में आया था? 28 सितंबर 1993 में अस्तित्व में आया था, ध्यान रखना। और इसी के तहत जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है उसकी स्थापना कब हुई थी? 10 अक्टूबर 1993 को। और जब इसकी स्थापना हुई तो पहले इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो किसको बनाया गया विद्यार्थियों? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र को बनाया गया। और इसका जो हेडक्वार्टर रखा गया था वो नई दिल्ली में रखा गया विद्यार्थी। कहां रखा गया? नई दिल्ली में रखा गया। अगर बात करें राजस्थान वाले की, तो राजस्थान में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 21 है, और 21 में भी डीप जाके पूछे कि 21 का भी सब क्लोज 1 2 3 4 कौन सा? तो 21 सब क्लोज 1 में राजस्थान का जो राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया उसका उल्लेख किया गया है यहाँ पर। तो कब किया गया था? 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। हम पढ़ भी क्या रहे हैं? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग पढ़ रहे हैं। तो हमें ये डेट याद रखनी विद्यार्थियों, कौन सी? 18 जनवरी 1999 को राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ। अगर सेंटर वाले की पूछे जाए तो सेंटर वाले का जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसका गठन कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1993 को। अगर आपसे एक्ट पूछा जाए कि कौन से एक्ट के तहत इन दोनों आयोगों का गठन हुआ तो उसका नाम बता देना आप विद्यार्थियों। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। और मानव अधिकार सुरक्षण जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम जो बना हुआ है, कानून बना हुआ है, ये लागू कब हुआ था विद्यार्थियों? तो ये लागू हुआ था 28 सितंबर 1993 को लागू हुआ। आगे, राजस्थान के इस आयोग ने विधिवत रूप से जो कार्य चालू किया था विद्यार्थियों 23 मार्च 2000 से किया था। अगर गठन की बात पूछी जाए कि गठन कब हुआ, तो 18 जनवरी 1999 को गठन हुआ। लेकिन इसने जो विधिवत रूप से कार्य करना चालू किया था वो कब किया था? 23 मार्च 2000 को। तो दोनों डेट आप याद रखना, दोनों डेट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे देखो, इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया राजस्थान राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है इसका हेडक्वार्टर रखा गया जयपुर। कहाँ रखा गया? जयपुर। और जयपुर में इसका कार्यालय है एसएसओ बिल्डिंग सचिवालय में है, जनपद सी स्कीम में है। लेकिन इतना डिटेल्स आपको इसका एड्रेस याद रखने की जरूरत नहीं है, केवल आप इतना याद रख लें कि राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर में। देखिए, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने जो काम करना चालू किया था वो कब से किया था? 23 मार्च 2000 से किया। और इसका जो चेयरपर्सन बनाया गया वो मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश थी जिनका नाम था सुश्री कांता कुमारी भटनागर, जस्टिस सुश्री कांता कुमारी भटनागर। इसकी पहली अध्यक्ष नियुक्त की गई विद्यार्थियों। और साथ ही में जो इसके अन्य सदस्य नियुक्त किए गए थे उनका नाम है श्री आर.के. अकोदिया, श्री बी.एल. जोशी और प्रोफेसर आलम शाह खान को सहायक सदस्यों के रूप में नियुक्त के साथ इस कार्यात्मक किया गया। मतलब इस कार्यालय ने या इस जो संस्था है इसने कार्य चालू कर दिया था
तो आपको ये याद रखना, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की पहली अध्यक्ष कौन थी, तो उनका नाम क्या है, मद्रास हाईकोर्ट की पूर्व मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है कांता भटनागर या कांता कुमारी भटनागर, या सुश्री लगाती है, वैसे तो ये अनमेरिड है इसलिए सुश्री लगता है, जस्टिस भी लगाती है, पूर्व जस्टिस रह चुकी है इसलिए। अगर गठन की बात पूछा जाए कि इसका गठन कब हुआ, तो ये सारी बातें मैं बता चुका हूं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार का जो गठन हुआ वो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 21 के क्लोज 1 के तहत हुआ। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1993 को हुआ, ये बात लिखा चुका हूँ, रिपीट है। और कार्य प्रारंभ कब किया था, 23 मार्च 2000 से। अभी थोड़ी देर पहले बताया कि दोनों डेट आपको याद रखनी है। आगे देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग एक बहुसदस्यीय निकाय है। कैसा निकाय है, बहुसदस्यीय निकाय। तो बहुसदस्यीय निकाय से क्या समझते हैं आप, बहुसदस्यीय निकाय का मतलब जिसमें एक से अधिक सदस्य होते हो। तो इसमें एक तो अध्यक्ष होते हैं, कुछ सदस्य होते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो, जिसमें मानवाधिकार अधिनियम 1993 के प्रावधानों के अनुसार एक पूर्वकालिक अध्यक्ष और 4 सदस्य की नियुक्ति कर आयोग का गठन किया गया। मतलब एक तो अध्यक्ष और 4 सदस्यों का उल्लेख इसमें किया गया था। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण जो अधिकार जो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम था विद्यार्थियों 1993 वाला, अब इसमें क्या हुआ, 2 बार संशोधन भी हो चुका है। एक तो 2006 में हो चुका है, एक 2019 में हो चुका है। जब मूल कानून में कुछ चेंज किया गया है तो इन आयोग की जो शक्तियां हैं, इनके जो मतलब कार्यकाल है और भी जो भी सारा तथ्य हैं, उनमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ है। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 उसमें 2000 में संशोधन करके कुछ चेंज कर दिया गया, और 2019 में भी संशोधन करके कुछ चेंज कर दिया गया। तो फिर ये जो कमीशन बने हुए दोनों सेंट्रल लेवल पर स्टेट लेवल पे, इनमें भी थोड़ा थोड़ा चेंज होता है। देखो क्या चेंज हुआ। लेकिन मानवाधिकार संरक्षण जो संशोधित अधिनियम 2006 के अनुसार राज्य मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। देखो पहले क्या था, जब ये संशोधन नहीं हुआ था 2006 वाला, इससे पहले क्या होता था, एक अध्यक्ष होता था और 4 सदस्य होते थे। लेकिन 2006 का जो संशोधन हुआ उसके बाद में एक अध्यक्ष होता है और 2 अन्य सदस्य होते हैं। तो ये थोड़ा ध्यान रखना आप, अभी 1+2 का प्रावधान है। देखो इसका एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। अब जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो किसी हाईकोर्ट का जो सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होता है, चीफ जस्टिस होता है, उसको बनाया जाता है। और जो जो सदस्य होते हैं उसमें से हाईकोर्ट का एक सेवानिवृत्त या कार्यरत न्यायाधीश होता है। नोट, जिला न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसे 7 साल का अनुभव हो या कोई ऐसा व्यक्ति जिसे मानव अधिकारों के बारे में विशेष अनुभव हो भी इस आयोग का सदस्य बन सकता है। तो जब इसके 2 सदस्य बनाए जाते हैं तो उसमें से एक तो हाईकोर्ट का कोई सेवानिवृत्त रिटायरमेंट लिया हुआ विद्यार्थी, एक जज को नियुक्त कर लिया जाता है, और एक जिला कोर्ट जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है उस वाले न्यायाधीश को भी नियुक्त किया जा सकता है, या कोई मानव अधिकारों से संबंधित विशेषज्ञ होता है उसको इसका नियुक्त कर लिया जाता है। नोट डाल के कुछ लिखा हुआ है, एक सदस्य के रूप में राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद ही राज्य ही उच्च न्यायालय के कार्यरत न्यायाधीश या जिला न्यायाधीशों को नियुक्त किया जा सकता है। मतलब उसके लिए पहले हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श ली जाती है विद्यार्थी, ये थोड़ा पॉइंट याद रखना। आगे देखिए, अगर हम बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष रहे हैं उनकी सूची जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो सुश्री कांता कुमारी भटनागर जस्टिस थी, न्यायाधीश थी, न्यायमूर्ति जिसको बोलते हैं सुश्री कांता कुमारी। ये 23 मार्च 2000 से लेकर 11 अगस्त 2000 तक रही थी। और ये जो फोटो दिखाई दे रही है आपको, ये वो सुश्री जी कांता कुमारी जी, ठीक है। सेकंड नंबर पे बने विद्यार्थियों जस्टिस सैयद सगीर अहमद, ध्यान रखना सेकंड नंबर पे कौन बने थे, जस्टिस सैयद सगीर अहमद, और इनकी इमेज आपको दिखाई दे रही है, ये थे। आगे देखते हैं, तीसरे नंबर पे बने थे विद्यार्थियों जस्टिस एन के जैन। इनका पूरा नाम मिलता है नगेंद्र कुमार जैन, और नगेंद्र कुमार जैन जी ये हैं, ये आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद में चौथे नंबर पे बने थे HR कुड़ी जी, और ये है HR कुड़ी जी, और ये दैनिक भास्कर का एक कटिंग थी, इसी को मैं लेके आ गया था जब जिस समय इनको नियुक्त किया गया था उस समय की, ठीक है। उसके बाद में बने विद्यार्थियों जस्टिस प्रकाश चंद टाटिया जी, और जस्टिस प्रकाश चंद टाटिया जी की इमेज आपको दिखाई दे रही है। उसके बाद में बने विद्यार्थियों गोपाल कृष्ण व्यास, और गोपाल कृष्ण व्यास जी ये हैं, और गोपाल कृष्ण व्यास जी जनवरी 2021 से लगातार हैं। और इनके साथ जो सदस्य हैं श्री महेश गोयल, और एक है जस्टिस महेश चंद्र शर्मा, ये दोनों ही महेश नाम पे है विद्यार्थियों। ये मानवाधिकार आयोग का विद्यार्थियों ये स्पेशलिस्ट बोल सकते हैं, और ये तो जस्टिस है ही है महेश चंद्र शर्मा जी। देखो अब इनके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए,
अगर हम योग्यता की बात करें तो अध्यक्ष पद के लिए अलग योग्यता है, सदस्यों के लिए अलग योग्यता है। वर्तमान में ये प्रावधान है कि एक तो अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होता है। हालांकि पहले 1+4 का था, लेकिन 2006 में संशोधन करके इस नियम को चेंज कर दिया गया ना। तो अध्यक्ष देखो किसको बनाया जाता है, अध्यक्ष पद के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? हाईकोर्ट का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होना चाहिए या फिर अन्य न्यायाधीश भी चल सकता है। लेकिन ये प्रावधान देखो 2019 में संशोधन के बाद को अध्यक्ष बनाया जा सकता है, मतलब 2019 में और चेंज कर दिया गया। जो हमारा 1993 का कानून था ना, इसमें एक तो 2006 में चेंज किया गया विद्यार्थियों, और कुछ बदलाव 2019 में किए गए। कुछ बदलाव कब किए गए? 2019 में बदलाव किए गए। तो 2019 में एक आ गया कि अन्य न्यायाधीश को भी मुख्य न्यायाधीश बनाया जा सकता है। और देखे विद्यार्थियों, और क्या क्या चेंज हुआ? तो सदस्य हेतु देखो कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। 2 सदस्य होते हैं इसमें। कितने सदस्य होते हैं? 2। जिसमें से एक सदस्य हाईकोर्ट का जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है उसको, या वर्तमान न्यायाधीश को, या कोई जिला न्यायालय का जो सेवानिवृत्त या वर्तमान न्यायाधीश होता है उसको बनाया जाता है। दो में से एक तो ये बना लिया जाता है, और एक देखो किसको बनाया जाता है, एक सदस्य मानवाधिकारों का विशेषज्ञ होता है उसको बनाया जाता है। ये बात मैं पहले ही चर्चा कर चुका हूं। अगर नियुक्ति की बात करें कि जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, इसके जो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की बात करें तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का जो कानून है उसकी धारा 22 में इनकी नियुक्ति का प्रावधान किया हुआ है। देखो राज्यों में राज्य मानवाधिकार आयोग होगा, इसकी उल्लेख तो कहां कर रखा है? 21 धारा 21 में कर रखा है। अगर नियुक्ति की बात करें तो कौन सी धारा में किया गया प्रावधान है? धारा 22 में किया गया है। और इसके अध्यक्ष और सदस्यों की बात करें कि इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, क्योंकि अभी बताया मैंने आपको इसमें एक अध्यक्ष होता है और 2 सदस्य होते हैं। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इसके द्वारा? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। लेकिन जब इनकी नियुक्ति करते हैं तो राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता। एक सिलेक्शन कमेटी होती है, एक चयन समिति होती है। उस समय चयन समिति सिफारिश करती है कि कौन से व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग, अगर हम राजस्थान पढ़ रहे हैं तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो वो जो समिति होती है उसमें 4 सदस्य होते हैं टोटल। अब इन 4 में से देखो 4 सदस्यों की एक सिलेक्शन कमेटी है, ये सिफारिश करती है कि कौन से व्यक्ति को राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। तो इसमें जो 1+3 होते हैं, क्या होते हैं? 1+3 होते हैं, मतलब होते तो 4 है, लेकिन उनमें से एक अध्यक्षता और करता है। देखो कैसे? चयन समिति का अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। आपसे पूछा जाएगा राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्यों को चयन करने के लिए एक कमेटी बनाई जाती है, उस कमेटी का अध्यक्ष कौन होता है? तो संबंधित राज्य का जो सीएम होता है वो होता है विद्यार्थियों, है ना। अब देखो ये 4 सदस्यों की एक कमेटी है, और इस कमेटी की जो अध्यक्षता करेगा वो कौन करेगा? सीएम करेगा, मुख्यमंत्री करेगा। और इसमें और सदस्य कौन कौन होते हैं? गृह मंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा का विपक्ष का नेता। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, जो विद्यार्थी राजस्थान स्टेट लेवल की तैयारी कर रहे हैं वो विद्यार्थी जवाब दें, राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? राजस्थान के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, और राजस्थान के गृह मंत्री कौन है, और राजस्थान की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष कौन है, और राजस्थान विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ये चारों आप कमेंट करके जल्दी बता दें विद्यार्थी। देखो नोट, जिस राज्य में द्विसदनात्मक विधानमंडल होता है, अर्थात विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी होती है, वहां इस चयन समिति में 4 के बजाय 6 सदस्य हो जाते हैं विद्यार्थी। कितने हो जाते हैं? 6 सदस्य हो जाते हैं। अर्थात वहां 4 तो ये होते हैं, उसके अलावा विधान परिषद का सभापति और विधान परिषद का विपक्ष का नेता भी इसमें शामिल हो जाता है। तो देखो जब इस अध्यक्ष और सदस्यों को नियुक्त करने की बात आती है तो नियुक्त तो राज्यपाल करता है, लेकिन राज्यपाल अपनी मर्जी से नहीं करता, एक सिलेक्शन कमेटी की सिफारिश पर करता है। और उस सिलेक्शन कमेटी में 4 सदस्य होते हैं विद्यार्थी सामान्यतः। कितने होते हैं? 4। एक तो मुख्यमंत्री होता है संबंधित राज्य का, एक गृह मंत्री होता है, एक विधानसभा का अध्यक्ष होता है, और एक विधानसभा का विपक्ष का नेता होता है। लेकिन कुछ राज्यों में विधान परिषद भी है। देखो अगर हम बात करें विधानमंडल की, तो विधानमंडल में एक तो होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद, और एक आता है खुद गवर्नर। गवर्नर इसका अभिन्न अंग होता है। और 6 राज्य ऐसे हैं जिसमें विधान परिषद है,
और इन 6 राज्यों का नाम क्या है? कुंबा टी, एक ट्रिक बता रखी मैंने आपको, कुंबा टी। तो कर्नाटक, यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये 6 राज्य हैं। अब अगर जैसे हम बात करें कर्नाटक, तो कर्नाटक में हमें स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का गठन करना है। तो वहां की जो चयन समिति होगी उसमें विद्यार्थियों, ये 4 तो होंगे वहां पे, यानी कि कर्नाटक की जो विधानसभा है उसके अध्यक्ष शामिल होंगे इसमें, इसके विधानसभा के विपक्ष के नेता शामिल होंगे, वहां के जो गृह मंत्री वो शामिल होंगे और मुख्यमंत्री शामिल होंगे। लेकिन 2 व्यक्ति और शामिल करने पड़ेंगे। ये जो विधान परिषद है ना, इसका एक तो सभापति लेना पड़ेगा। कौन लेना पड़ेगा? सभापति। और एक विपक्ष का नेता लेना पड़ेगा। इधर से क्या लेना पड़ेगा? विपक्ष का नेता। ये जो बातें हैं ये 6 राज्यों से संबंधित, ये ध्यान रखना। ये जो 6 राज्य हैं इसमें इसकी सिलेक्शन कमेटी में 6 व्यक्ति होंगे, बाकी अन्य जो स्टेट है वहां पर कितने होंगे? 4 ही होंगे। आगे देखो, अगर कार्यकाल की बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की जो धारा 24 है उसमें कार्यकाल का उल्लेख किया गया है। कितना कार्यकाल बताया गया है? तो वर्तमान में कार्यकाल विद्यार्थियों इनका 3 सत्र होता है। 3 वर्ष का कार्यकाल इनका पूरा हो चुका हो या फिर 70 वर्ष की उम्र हो गई हो, इनमें से जो भी पहले होता है वो इनका कार्यकाल होता है। लेकिन विद्यार्थियों 2019 में जब अमेंडमेंट नहीं किया गया था तो उससे पहले राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का जो अध्यक्ष और सदस्य होता था उनका जो कार्यकाल होता था 5 सत्र होता था। 5 वर्ष का कार्यकाल और 70 वर्ष की उम्र, इसमें से जो भी पहले होता था वो रखा जाता था कार्यकाल। और इस कार्यकाल का उल्लेख इस अधिनियम, इस कानून की कौन सी धारा में मिलता है? तो धारा 24 में मिलता है। इसको भी आप देख सकते हैं। नोट, 2019 में संशोधन के बाद यह प्रावधान किया गया कि एक अध्यक्ष और सदस्य अपने पद पर पुनर्नियुक्त हो सकते हैं, यानी कि पुनर्नियुक्ति का प्रावधान भी कर दिया गया। पहले पुनर्नियुक्ति का प्रावधान नहीं था, लेकिन अब पुनर्नियुक्त भी अपने पद पर वापस हो सकते हैं। देखो, त्याग पत्र की बात करें तो ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो विद्यार्थियों अपना त्याग पत्र देते हैं राज्यपाल को। किसको देते हैं? राज्यपाल को देते हैं। अगर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की बात करें तो उसकी कौन सी धारा में इस त्याग पत्र का उल्लेख मिलता है? तो धारा 23 में मिलता है। कौन सी मिलता है? धारा 23 में मिलता है। आगे देखते हैं। इसी प्रकार इनको हटाने की प्रक्रिया की बात की जाए तो ये जो अधिनियम है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तो इसकी धारा 23 में इनको हटाने का प्रावधान किया गया है कि इनको कैसे हटाया जा सकता है। तो देखो, इस धारा में क्या किया गया है कि राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को राष्ट्रपति हटाता है। कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है, न कि राज्यपाल। मतलब संबंधित राज्य का राज्यपाल इनको नहीं हटा सकता और राष्ट्रपति भी अपनी मर्जी से नहीं हटा सकता है। सुप्रीम कोर्ट एक जांच करता है, जांच के बाद में इनको हटाया जा सकता है। तो अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति तो कौन करता है? राज्यपाल करता है, लेकिन इनको पद से कौन हटाता है? राष्ट्रपति हटाता है विद्यार्थियों, न कि राज्यपाल। इस बिंदु को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है। राष्ट्रपति उन्हीं आधारों पर इनको हटा सकता है जिस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाता है। देखो विद्यार्थियों, जो अगर बात करें हटाता कौन है? राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति किस प्रकार इनको हटाएगा? तो राज्य मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको उसी रीति से हटाया जाएगा जिस प्रकार नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन आयोग के जो अध्यक्ष और सदस्य हैं उनको जिस रीति से हटाया जाता है उन्हीं रीति से इनको हटाया जाता है। उनको किस प्रकार से हटाया जाता है? तो उनको विद्यार्थी जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाया जाता है उसी प्रकार उनको हटाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को किस रीति से हटाया जाता है? जिस रीति से राष्ट्रपति को हटाया जाता है। राष्ट्रपति को किस रीति से हटाया जाता है? तो राष्ट्रपति को विद्यार्थियों महाभियोग जैसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। महाभियोग जैसी प्रक्रिया नहीं, महाभियोग प्रक्रिया से हटाया जाता है। और महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के कौन से भाग में मिलता है? भाग 5 में मिलता है। कौन से आर्टिकल में मिलता है? तो आर्टिकल 61 में मिलता है। महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख कौन से उसमें मिलता है? 61 में मिलता है। आगे देखो, अगर हटाने का कारण, भाई ये जो अध्यक्ष और सदस्य हैं इनको हटाने का कारण कौन कौन से होते हैं? तो एक तो मिसबिहेवियर, कदाचार के आरोप पर इनको हटाया जा सकता है, लेकिन उसकी जांच करता है पहले सुप्रीम कोर्ट तो वास्तव में ये व्यक्ति दोषी है नहीं है। असमर्थता, अगर वो काम करने में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में हटा सकता है। हटाएगा कौन? राष्ट्रपति हटाएगा विद्यार्थी। कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। नियुक्त कौन करता है? गवर्नर करता है। दिवालिया घोषित हो जाता है अगर कोई व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य तो उसको हटाया जा सकता है।
चित्त विकृत हो जाता है, पागल हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में भी उसको इस पद से हटाया जा सकता है। लाभ का कोई पद धारण कर लेता है तो ऐसी स्थिति में भी राष्ट्रपति उसको उसके पद से हटा सकता है। देखिए सेवा शर्तें, अगर इनकी बात करें, जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनकी सेवा शर्तों का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम की कौन सी धारा में मिलता है? तो धारा 25 में मिलता है। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों के वेतन भत्तों एवं अन्य सेवा शर्तों का निर्धारण संबंधित राज्य सरकार करती है, लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान इनमें किसी प्रकार का कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जाता। तो विद्यार्थियों, हो सकता है राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की सेवा शर्तें अलग हो, और दूसरा जैसे गुजरात वाले की बात करें, एमपी वाले की बात करें, तो इनकी अलग अलग भी हो सकती है। मतलब वो डिपेंड किसके ऊपर करता है? संबंधित राज्य की जो गवर्नमेंट होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। देखो, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को वेतन हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के समान वेतन मिलेगा, और अगर सदस्यों की बात करें तो हाईकोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको जितना वेतन मिलता है वो इनको वेतन मिलेगा। तो हाईकोर्ट, देखो इसमें एक तो अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, तो इसको जो वेतन मिलेगा वो हाईकोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है उसके समान मिलेगा। और इस 2 सदस्यों को कितना मिलेगा? जितना जो हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको, अदर जो न्यायाधीश होते हैं, जज होते हैं, उनके समान मिलेगा। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वर्तमान में जो वेतन मिलता है वो कितना मिलता है विद्यार्थियों? 2,50,000। कितना मिलता है? 2,50,000 मिलता है। और अन्य को कितना मिलता है? 2,25 मिलता है, 2,25,000 लिखा हुआ। हालांकि हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वेतन 2.5 लाख और अन्य न्यायाधीशों को 2.25। ठीक है, तो इनके समान मिलेगा। अगर बात करें, ये अपनी रिपोर्ट किसको देते हैं? वार्षिक रिपोर्ट या प्रतिवेदन, एनुअल रिपोर्ट अपनी किसको सौंपते हैं? तो ये अपनी एनुअल रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपते हैं विद्यार्थियों। किसको सौंपते हैं? राज्यपाल को। और ये जो अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपेंगे, इस बात का अगर जो हमारा जो अधिनियम है उसकी कौन सी धारा में किया गया है? तो धारा 28 में किया गया। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 28 ये कहती है कि जो राज्य का मानवाधिकार आयोग होगा वो अपनी रिपोर्ट संबंधित राज्य के राज्यपाल को सौंपेगा। अर्थात आप एक बिंदु याद रखना, राज्यपाल को सौंपता है। अगर बात करें राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो कार्य हैं वो कौन कौन से कार्य ये करता है, तो इन सभी कार्यों को देख लेते हैं विद्यार्थियों। कौन कौन से बिंदु के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इस बात पर हम पहले ही चर्चा कर चुके थे आपसे। तो अब इसके कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य, राजस्थान मानवाधिकार आयोग राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषयों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन के मामलों की जांच करता है। देखो, मानवाधिकार आयोग का काम क्या है? जब मानव के जो अधिकार है उनका जब उल्लंघन होता है तो उनकी जांच करना है विद्यार्थियों। अब ये जब जांच करेगा तो जो संघ सूची के मामले हैं उनकी जांच नहीं करता। एक तो राज्य सूची के जो मामले होते हैं, राज्य सूची के जो विषय होते हैं, उनसे संबंधित अगर कोई मानवाधिकारों का उल्लंघन हो गया तो ऐसी स्थिति में उन मामलों की जांच कर लेता है। और साथ ही में कोई समवर्ती सूची का जो मामला है तो उसकी भी जांच कर लेता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? मानवाधिकारों के क्षेत्र में शोध और अनुसंधान एवं इसे प्रोत्साहित करना। और देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, तो इसका जो काम है वो काम क्या है? अनुसंधान करना, शोध करना और प्रोत्साहित करने का काम भी इसी का ही है। तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है? मानवाधिकारों के प्रति लोगों में चेतना जागृत करना, लोगों को इन अधिकारों के संरक्षण हेतु प्रोत्साहित करना, ये सारी बात आ गई। चौथा पॉइंट क्या है? मानवाधिकारों का उल्लंघन होने पर स्वतः संज्ञान ले सकता है और जांच प्रारंभ कर सकता है। देखो विद्यार्थियों, कई बार जैसे सोशल मीडिया पे या अखबारों में खबर आती है कि वहां पर छोटे बच्चों से काम करवाते पाया गया या किसी महिला के साथ ये गैर नैतिक गतिविधियां हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है विद्यार्थियों? ये आयोग सामने आता है और जब कोई रिपोर्ट देता है जब तो ये कार्रवाई करता ही है, लेकिन कई बार स्वतः संज्ञान ले लेता है, खुद एक्शन ले लेता है, उसको बोलते हैं स्वतः संज्ञान लेना। तो खुद ही अब उस मामले को क्या करता है? जैसे कोई पेपर माई, तो पेपर कटिंग के आधार पर ही उस मामले को उठा लेता है, अपने पास मंगा लेता है, उसकी जांच शुरू करना चालू कर देता है विद्यार्थियों। देखो, मानवाधिकारों की रक्षा हेतु बनाए गए संवैधानिक व विधिक उपबंधों की समीक्षा करना तथा इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उपायों की सिफारिश करना इसका काम होता है। आगे देखें, आतंकवाद सहित उन सभी कारणों की समीक्षा करना जिनसे मानवाधिकारों का उल्लंघन होता हो तथा इनसे बचाव के उपायों की सिफारिश करना, ये इसका काम होता है। और काम क्या है? मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ, गैर सरकारी संगठन को शॉर्ट में क्या बोलते हैं?
एनजीओ बोलते हैं विद्यार्थियों नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एनजीओ हैं उनको सहयोग करना, उनको प्रोत्साहित करने के लिए कोई अन्य कार्य आवश्यक हो तो उन्हें संपन्न करना। मतलब इसका काम क्या है, जो एनजीओ वगैरह जो काम करते हैं, गैर सरकारी संगठन काम करते हैं, लोगों की भलाई के लिए काम करते हैं, उनको समय समय पे प्रोत्साहित करना, और अगर उनको किसी की नीड है तो वो भी उपलब्ध करवाता है। देखो ये एक सलाहकारी निकाय है। देखो हमारा जो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग है, तो इसको हम एक सलाहकारी निकाय कह सकते हैं, एक परामर्शकारी निकाय कह सकते हैं। अर्थात इसकी सलाह न तो राज्य सरकार और न ही संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी, केवल परामर्श देता है, सलाह देता है, लेकिन बाध्यकारी नहीं है, ध्यान रखना सलाह। लेकिन सरकार या आयोग को बताएगी कि रिपोर्ट पर उन्होंने क्या कार्रवाई की है। उनको बताना होता है कि हमने जो रिपोर्ट सौंपी है उस पर आपने क्या एक्शन लिया है। ये किसी भी संस्था या लोक सेवकों के विरुद्ध मानवाधिकारों का उल्लंघन मामले की जांच कर सकता है, लेकिन दंड या सजा नहीं दे सकता, केवल जांच कर सकता है विद्यार्थी। अब कोई आयोग है वो केवल जांच करने का काम कर रहा है, पनिश करने का काम नहीं कर पा रहा है, तो हो सकता है वो आयोग कहीं न कहीं सही ढंग से काम नहीं कर पाता, क्योंकि सबको पता है कि ये क्या करेगा, आयोग ज्यादा से ज्यादा जांच कर लेगा, क्योंकि सजा तो उसको उसका डिपार्टमेंट देगा, सरकार देगी विद्यार्थियों, लेकिन ये आयोग नहीं दे सकता, केवल सिफारिश कर सकता है कि इस व्यक्ति को इस दंड से पनिश करना चाहिए। ये राज्य के कारागारों और बंदीगृहों की स्थिति का निरीक्षण कर सकता है और इस बारे में सिफारिश कर सकता है। तो विद्यार्थियों ये देखो क्या होता है, जितने भी राजस्थान में अगर बात करें, जितने भी कारागार है, कारागार का मतलब समझते हैं जेल या जो बंदीगृह होते हैं, उनमें कभी भी जाकर औचक निरीक्षण ये कर सकता है, क्योंकि वहां पर भी तो मानव रहते हैं, वहां पर भी तो जो कैदी रहते हैं उनका कई बार मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। तो ऐसी स्थिति में उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए राज्य स्तर पर, और राजस्थान में बात करें तो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन काम करता है विद्यार्थियों। संविधान के उन प्रावधानों को क्रियान्वय करना, क्रियान्वय का मतलब होता है लागू, क्या होता है, लागू करना, जिनमें मानवाधिकारों का उल्लेख हो। इसके अलावा मानवाधिकारों के हनन के मामले की जांच करता है, ये बात मैं बता चुका हूं, जब भी किसी व्यक्ति के मानवाधिकारों का हनन होता है तो ये आयोग जांच करता है। कोई भी व्यक्ति मानवाधिकारों के हनन की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग के समक्ष कर सकता है, जिसे मानवाधिकार आयोग के द्वारा निस्तारण करने का प्रयास किया जाएगा। अगर आपका भी मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो आप भी इस आयोग के समक्ष अपनी एक एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके सामने या आपके पड़ोस में या कहीं भी आप देख रहे हैं कि उस व्यक्ति के साथ मानवाधिकार का उल्लंघन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप भी शिकायत कर सकते हैं। देखो मानवाधिकारों के संदर्भ में जागरूकता पैदा करना और संबंधित अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा मानवाधिकारों से संबंधित विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संधियों को लागू करना, मतलब मानवाधिकारों से लेकर कई जो इंटरनेशनल जो संधियां हो रखी है, उन बातों को मद्देनजर रखते हुए भी उनको लागू करवाने का प्रयास ये आयोग करता है। नेशनल लेवल पे कौन करता है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन करता है, और राज्य लेवल पे कौन करता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन करता है, राज्य मानवाधिकार आयोग करता है। इसी प्रकार अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग राजस्थान में ये सब काम करता है, जो सेंटर में एनएचआरसी करता है या अन्य स्टेट में एसएचआरसी करते हैं। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग मौलिक अधिकारों तथा मानवाधिकारों की रक्षा करता है तथा इनका हनन होने पर जांच करता है और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा करता है। ये बिंदु हो चुके हैं। एक ऐसी संस्था है जो नागरिकों को निःशुल्क न्याय दिलाती है विद्यार्थियों, जो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है या राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, ये एक निःशुल्क न्याय दिलाती है तथा मानवाधिकारों का हनन होने पर स्वतः संज्ञान में ले लेती है। मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्य करने वाले जो एनजीओ हैं, ये सारी बातें मैं बता चुका हूँ, आ चुका है पहले। और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की जो कार्य प्रणाली है, अब कार्य प्रणाली को देख लेते हैं, इसकी कार्य प्रणाली कैसी है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग 1 वर्ष से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। तो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो 1 वर्ष से कोई पुरानी घटना है तो उसकी जांच नहीं करता, सामान्यतः नहीं करता। देखो राज्य मानवाधिकार आयोग सैन्य संबंधी मामलों की जांच भी नहीं करता है, जो सैन्य से रिलेटेड मामले होते हैं उसकी जांच भी नहीं कर सकता। इसके अलावा राज्य मानवाधिकार आयोग न्यायालय में कोई मामला पेंडिंग है, लंबित मामले या विचाराधीन मामलों की जांच नहीं करता, और यदि करता है तो पहले उस कोर्ट से उसकी परमिशन लेनी होती है, न्यायालय से पूर्व अनुमति लेनी पड़ती है, उसके बाद में ही जांच करता है। तो कौन कौन से मामलों की जांच नहीं करता, 1 साल से पुराने मामलों की जांच नहीं करता। दूसरी बात, कोई सैन्य मामला है तो उनकी जांच नहीं करता। कोई मामला जो कोर्ट में पेंडिंग पड़ा है तो उसकी जांच नहीं करता। अगर कोर्ट में पेंडिंग वाले की जांच करनी है, अगर अति आवश्यक है, तो फिर ऐसी स्थिति में जो संबंधित कोर्ट होता है उससे उसकी परमिशन लेनी पड़ती है।
देखिए, राज्य मानवाधिकार आयोग स्वयं की जांच एजेंसी भी रखता है, जिसमें एक सचिव होता है जो कि एक आईएएस रैंक का अधिकारी होता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है। उसके अलावा एक आईपीएस अधिकारी होता है जो पुलिस महानिरीक्षक रैंक का होता है, आईजी रैंक का होता है। विद्यार्थियों, किस रैंक का होता है? आईजी रैंक का होता है। आईजी का पूरा नाम होता है इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। तो इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस रैंक का पुलिस ऑफिसर होता है, वो आईपीएस ऑफिसर ही होता है, प्रमोटेड होता है। वह अन्य कर्मचारी भी उसमें शामिल होते हैं। इसके पास जो खुद का जो एक जांच एजेंसी खुद की भी रखता है, लेकिन विद्यार्थी इतने ज्यादा पावर उसको नहीं मिले, केवल जांच ही करता है, पनिश नहीं कर पाता है। नोट, राज्य मानवाधिकार आयोग को सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। सिविल न्यायालय जानते हैं ना आप, दीवानी न्यायालय की। तो इसको कौन से न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है विद्यार्थियों? दीवानी न्यायालय की शक्तियां प्राप्त है। दीवानी ना मिले तो आपको इंग्लिश में मिल सकता है सिविल कोर्ट। क्या मिल सकता है? सिविल कोर्ट, सिविल न्यायालय। तो इसकी शक्तियां इसको प्राप्त है, तथा ये उसी के समान अपनी कार्रवाइयों को संपन्न करता है। ये किसी मामले की सुनवाई के लिए राज्य सरकार या किसी अन्य अधीनस्थ प्राधिकारी को निर्देश दे सकता है। जिस जो पावर दीवानी कोर्ट को होते हैं, वही पावर लगभग इसको होते हैं। देखिए, शिकायतों का पंजीकरण करना हो या सुनवाई करने की बात आ जाए तो देखो, शिकायत किसी भी माध्यम से की जा दर्ज करवाई जा सकती है। फोन से भी दर्ज करवा सकते हैं, फोन कॉल से। डाक के जरिए आप शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, मानवाधिकार का अगर उल्लंघन हो रहा है, मेल करके करा सकते हैं, या प्रत्यक्ष रूप से आप उपस्थित होकर भी करा सकते हैं। देखो, परिवादी जो होता है, जो शिकायतकर्ता को क्या कहा जाता है? परिवादी कहा जाता है। परिवादी 8वीं अनुसूची में शामिल किसी भी भाषा में परिवाद पेश कर सकता है। देखिए, जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में वो विद्यार्थियों परिवाद एप्लीकेशन, परिवाद का मतलब होता है एप्लीकेशन, एप्लीकेशन दे सकता है। और परिवादी किसी को कहा गया है? जो एप्लीकेंट है, जो एप्लीकेशन दे रहा है, जो शिकायत करने वाला है, उसको यहाँ पर परिवादी शब्द नाम यूज लिया गया है। परिवाद के लिए कोई भी फीस दे नहीं। परिवाद का मतलब है शिकायत। जो आप शिकायत दे रहे हैं उसके लिए अलग से आपको कोई फीस देने की आवश्यकता नहीं है। कि ऐसा नहीं है कि आप जो एप्लीकेशन लगा रहे हैं तो इसके साथ में 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 10,000, 5,000 जो भी होता है, आप किसी प्रकार का शुल्क दे नहीं होगा। शिकायत के साथ जिला कोड आपको लिखना होगा, रजिस्ट्रीकरण वर्ष लिखना होगा, आदि दर्ज किए जाते हैं। ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है। शिकायत 7 दिन के भीतर आयोग के समक्ष रखी जाती है। जैसे आप पहुंचाते हैं वहां पर, किसी चाहे डाक से पहुंचा रहे हो, चाहे प्रत्यक्ष रूप से दे रहे हो, तो इस आयोग के सम्मुख कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर भीतर वो आपकी शिकायत चल जाती है। आयोग जांच के दौरान या जांच के बाद निम्न कदम उठा सकता है। कौन कौन से कदम उठा सकता है? जब ये जांच करता है तो कौन से कदम उठाता है, और जांच के बाद में, जांच के उपरांत में कौन कौन से कदम उठा लेता है। तो दोनों बिंदुओं को एक साथ ले लिया गया है। तो पीड़ित व्यक्ति के लिए राज्य सरकार से अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। मतलब कोई जो पीड़ित व्यक्ति है तो राज्य सरकार से ये निवेदन कर सकता है कि भाई आप इस व्यक्ति की अंतरिम रूप से क्या करो, मदद कीजिए, इसकी सहायता कीजिए अंतरिम रूप से। जब जैसे माना कि एक प्रावधान ये कर रखा है कि कोई भी व्यक्ति जिसका मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, तो उसको जांच के बाद में अगर पाया जाता है कि तो इसको 50,000 रुपए या लाख रुपए, 5 लाख रुपए, जो भी राशि है वो दी जाएगी। लेकिन कई मामले ऐसे होते हैं जिसमें तुरंत उसको रिलीफ की आवश्यकता होती है, तुरंत पैसों की जरूरत होती है। तो ऐसी स्थिति में ये सरकार से सिफारिश करता है कि भाई इस व्यक्ति को तो आप अभी रिलीफ दो, चाहे 10,000 दो, 20,000 दो, 30,000 दो, जो भी होता है वो रिलीफ देना होता है। तो अंतरिम सहायता की अनुशंसा कर सकता है। उसके अलावा ये पीड़ित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति या नुकसान के भुगतान के लिए संबंधित जो गवर्नमेंट होती है या कोई प्राधिकरण होता है उससे सिफारिश कर सकती कि भाई इसको इतनी क्षतिपूर्ति हुई है तो इतना इसको मिलना चाहिए। ये दोषी लोक सेवक के विरुद्ध बंदीकरण हेतु कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए संबंधित सरकार या प्राधिकरण को सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा आयोग इस संबंध में आवश्यक निर्देश, आदेश अथवा रिट के लिए उच्चतम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है। हाई कोर्ट में भी जा सकता है, इसमें भी जा सकता है। देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के जो प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष बने थे उनका नाम क्या था? एचआर कुड़ी। ये अन्य फैक्ट है विद्यार्थी, ये भी आपको जान लेने हैं। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग का पहला कार्यवाहक अध्यक्ष कौन बना था? एचआर कुड़ी बना था विद्यार्थियों। इसके अलावा नोट, अध्यक्ष का पद रिक्त होने पर राज्यपाल सदस्यों में से किसी एक को कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त कर देता है। तो कार्यवाहक अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। और जो एक, जैसे अगर हम बात करें 1+2 की, तो इन ये अगर ये पोस्ट खाली होगी अध्यक्ष की, तो इन दो में से किसी एक को राज्यपाल क्या करता है?
अध्यक्ष के रूप में, कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में नियुक्त कर देता है। देखो, जस्टिस सैयद सगीर अहमद का नाम मैंने आपको अभी लिस्ट में बताया था। राज्य मानवाधिकार आयोग के एकमात्र ऐसे अध्यक्ष थे जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। मतलब राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष तो रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश भी रह चुके हैं। नोट, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के द्वारा मानवाधिकार संदेश नाम से एक विद्यार्थियों एक पत्रिका निकाली जाती है, और वो 3 महीने में एक बार निकाली जाती है। कितने महीने में? 3 महीने में। इस पत्रिका का नाम रखना विद्यार्थियों, तो मानवाधिकार संदेश नामक जो पत्रिका है वो कितने महीने में एक बार निकलती है? 3 महीने में एक बार निकाली जाती है। और निकालता कौन है? राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग, राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा इसको निकाली जाती है। देखिए, एक नोट डाल के और कुछ लिखा हुआ है, इस आयोग को दंत-हीन बाघ या कागजी शेर की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? एच.एल. दत्तू ने। तो एच.एल. दत्तू ने इस आयोग को कौन सी संज्ञा दी है? दंत-हीन बाघ या कागजी शेर की संज्ञा दी है। अन्य कुछ फैक्ट है विद्यार्थियों, आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन 10 दिसंबर 1948 को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था विद्यार्थी। तो आपसे पूछा जाए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। पीछे कारण आपके सामने स्पष्ट है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं इसको। इसका पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है विद्यार्थियों। और अगर बात करें यूएनओ की, तो यूएनओ के जो वर्तमान में हेड है वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। कौन है? एंटोनियो गुटेरस है। और एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? पुर्तगाल। यूरोपियन एक कंट्री है पुर्तगाल, उसके रहने वाले हैं। और पुर्तगाल की जो राजधानी होती है उसका नाम लिस्बन है। क्या है? लिस्बन है। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ के द्वारा मानवाधिकारों का जो दशक मनाया गया वो मनाया गया विद्यार्थियों 1 जनवरी 1995 से लेकर 31 दिसंबर 2004 तक। तो ये दशक वाले फैक्ट भी आप याद रखना। राष्ट्रीय मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, संरक्षण लिख लेना यहाँ पर, संरक्षण अधिनियम 1993 में बना, जिसमें कुल 8 अध्याय हैं और 43 भाग है विद्यार्थियों। कितने? 43 भाग है। और नोट, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को हुआ, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली और प्रथम अध्यक्ष रंगनाथ मिश्र। ये बात पहले हो चुकी है। आगे कुछ और फैक्ट दे रखे हैं, जैसे इनका फुल फॉर्म दिया हुआ है यूएनएचआरसी। तो यूएनएचआरसी का पूरा नाम होता है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल होता है। सी का मतलब क्या है? यहाँ पर काउंसिल से है। हिंदी में इसको बोलते हैं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद बोलते हैं विद्यार्थियों। तो यूएनएचआरसी का भी नाम याद रखना। एनएचआरसी बोल रहा हूं मैं कई बार से, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। एक होता है एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, हिंदी में बात करें राज्य मानवाधिकार आयोग। और जो अभी हमने पढ़ा है वो पढ़ा विद्यार्थियों राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। क्या पढ़ा है? राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। हिंदी में बात करें तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग। इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं विद्यार्थियों। लास्ट में एक मोटिवेशनल कोड भी आपके सामने है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव। विद्यार्थियों, जीवन में हमेशा कोशिश करते रहना, या तो आपको जो आपका गोल है वो प्राप्त होगा, नहीं तो और कुछ नहीं ना तो अनुभव प्राप्त होगा विद्यार्थियों। और आप अपने अनुभव से भी बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ जो राजस्थान स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन की क्लास थी ये कंप्लीट हुई। आपको ये वीडियो कैसा लगा, ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी है तो बहुत बहुत अच्छी बात है विद्यार्थियों, आप कमेंट करके बताना। थैंक यू मित्र।